नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इलेवेंथ क्लासेस में। हम भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में हमने अपने पिछले क्लास में राज्य की न्यायपालिका के बारे में बात किए थे। राज्य की न्यायपालिका में सर्वोच्च स्तर पर उच्च न्यायालय होता है। हर राज्यों में उच्च न्यायालय है। हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान है और 2 राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। ऐसा हमारा संवैधानिक प्रावधान है। हमारे संविधान में इसका ऐसा प्रावधान है। हमने अपने उच्च न्यायालय से संबंधित भाग 1 वाली वीडियोस में हमने उच्च न्यायालय के गठन के बारे में पढ़ा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है, नियुक्ति कौन करता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए क्या प्रावधान है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए क्या प्रावधान है, आदि विषयों को पढ़ा और उनसे संबंधित अनुच्छेदों को हमने बहुत ध्यानपूर्वक देखा। आप हमारे वीडियोस को कृपया करके अंत तक देखते रहें, क्योंकि अंत तक महत्वपूर्ण विषयों को लिया जाता है। हमारे संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 231 तक में राज्य न्यायपालिका की बात की गई है। राज्य की न्यायपालिका से हमारा तात्पर्य उच्च न्यायालय से है। उच्च न्यायालय किसे कहते हैं? ठीक है, बात ये आता है कि उच्च न्यायालय की संज्ञा किसे दी गई है। उच्च न्यायालय की संज्ञा किसी राज्य के सीमा के अंतर्गत न्यायालय की जो सबसे शीर्ष संस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं? उच्च न्यायालय कहते हैं। आज वर्तमान में हमारे देश में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। अभी हाल ही में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई है। आज हम उच्च न्यायालय की दूसरी कक्षा में पढ़ेंगे कि न्यायाधीशों के पद की रिक्ति कैसे होती है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किस अनुच्छेद के तहत चुना जाता है, नियुक्ति होती है, कौन नियुक्त करता है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार व शक्तियाँ क्या है। हमने सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार व शक्तियों को पढ़ा, वैसे ही हम उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार व शक्तियों को पढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में हमने देखा कि हमारे संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से 147 तक में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान है। हम उच्च न्यायालय के विषय में संविधान के भाग 6 से अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक प्रावधानित किया गया है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। न्यायाधीशों की पद रिक्ति कैसे होती है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन चुने जाते हैं, कब तक के लिए चुने जाते हैं, आदि विषयों को देखेंगे। उसके बाद उच्च न्यायालय जो हमारा होता है उसकी अधिकारिता क्या है, उसका क्षेत्राधिकार क्या है, उसकी कौन कौन सी शक्तियाँ है। मूल अधिकारिता की बात करेंगे या आरंभिक अधिकारिता उसे कहते हैं, रीट अधिकारिता। उसके बाद अपीलीय अधिकारिता, अधीक्षण संबंधी अधिकारिता, अभिलेख न्यायालय की शक्तियाँ, न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद वीडियोज़ के अंत में उच्च न्यायालय को किन किन बातों से स्वतंत्रता प्राप्त है इनकी बात करेंगे। आइए हम विषय को प्रारंभ करते हैं। आप लोगों से मेरा निवेदन है, हमारे 11 क्लास चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब करने के लिए निवेदन करें। आप लोग हमें बहुत ज़्यादा सहयोग दे रहे हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज के विषय को प्रारंभ करते हैं। उच्च न्यायालय द हाई कोर्ट की बात करेंगे। प्रावधान उच्च न्यायालय के संबंध में हमारे संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 से 231 तक में प्रावधान किया गया है। प्रश्न पूछा जाता है, मिलाने के लिए आता है, भाग दे देता है, एक तरफ प्रश्न और उससे संबंधित अनुच्छेद या भाग दे देगा। सुप्रीम कोर्ट उसके सामने भाग 6 दे दिया और हाई कोर्ट दे दिया उसके सामने भाग 5, तो ये हमारा मिलान गलत होगा। उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान भाग 6 में है और उच्चतम न्यायालय के बारे में प्रावधान हमारे भाग 5 में है। तो न्यायाधीशों की पद रिक्ति कैसे होती है? देखिए, जैसा कि हम जानते हैं न्यायाधीश अपने कार्यकाल पर 62 वर्ष की उम्र तक बने रहते हैं। तो पद रिक्ति के संबंध में कुछ प्रक्रियाएं हैं। देखिए, अगर वह 62 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो उसका पद रिक्त हो जाता है। 62 वर्ष से पूर्व असामयिक
मृत्यु पे उसका पद रिक्त हो जाएगा। 62 वर्ष से पूर्व अगर अपनी स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र संबोधित करेंगे न्यायाधीश, तो उनका पद रिक्त हो जाएगा। या मान लीजिए कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय से उनका स्थानांतरण मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में हो गया, तब उनका पद रिक्त हो जाएगा। इसको ये कहेंगे कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का किसी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण हो जाने से भी पद रिक्ति होता है। उसके बाद साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर पद रिक्ति होती है। लेकिन अब ये कैसे होता है? साबित कदाचार या असमर्थता संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर अगर यह इसका प्रस्ताव पारित हो जाए तो हो जाता है। अभी तक मात्र 2 न्यायाधीशों पर साबित कदाचार के आधार पर संसद में प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन उसके पूर्व ही ये दोनों लोग अपना पद त्याग देंगे। उसके बाद बात करेंगे कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है। हमारे संविधान के अनुच्छेद का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के? तो देखेंगे हमारा अनुच्छेद 223 जो है वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में प्रावधान करता है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। पहला प्रश्न ये कई बार पूछा गया है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, वो कैसे होगा? अगर जो हमारे हाई कोर्ट का अर्थात उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी कार्यवश छुट्टी पर है या अपने कार्य को करने में कुछ समय के लिए कुशल नहीं है, कुशल का मतलब समर्थ नहीं है, तो राष्ट्रपति उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में से किसी एक व्यक्ति को मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है। मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश जो होंगे उनका समय टेन्योर क्या होगा? जितने दिन तक जो मुख्य न्यायाधीश है पद से दूर रहेंगे, मतलब छुट्टी पे रहेंगे या पद जैसे ही वो पद आकर ग्रहण करेंगे उस दिन से मुख्य कार्यकारी जो न्यायाधीश होंगे वो अपने फिर न्यायाधीश वाले पद की तरफ चले जाएंगे। तो हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 223 है ये कहता है कि राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश घोषित कर सकते हैं। अगर स्टेटमेंट ये पूछा जाएगा कि उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हमारा दूसरा उसका स्टेटमेंट होगा कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय में उस उच्च न्यायालय के अलावा किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के को बुलाकर किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो ये गलत होगा। प्रश्न ये है कि जो हमारे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी हमारे संविधान के 223 में उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की जो बात की गई है वो उसी उच्च न्यायालय अर्थात इलाहाबाद उच्च न्यायालय अर्थात प्रयागराज उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अगर करेंगे तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को ही उस पद पर आसीन किया जाएगा। अर्थात मुख्य कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के पद पर उसी उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश आसीन होगा, किसी अन्यत्र का नहीं। ये बात रही। उसके बाद उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार व शक्तियों के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज मूल या आरंभिक अधिकारिता, रिट अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता, अधीक्षण संबंधी अधिकारिता, अभिलेख न्यायालय की शक्तियाँ, न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति। तो हमारी पहली जो शक्तियाँ हैं वो है मूल या आरंभिक अधिकारिता। कोई भी मूल अधिकारिता से जुड़ा हुआ प्रश्न कहाँ प्रारंभ किया जाएगा? उच्च न्यायालय में। ठीक है, क्या क्या होते हैं? अगर वो प्रश्न हो नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन से जुड़े हुए मामले, नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन से जुड़े हुए सभी मामले उच्च न्यायालय के मूल या आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। अगर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधि के सारवान प्रश्न की बात हो, विधि का सारवान प्रश्न, तो उसकी व्याख्या का अधिकार हमारे उच्च न्यायालय को है। तीसरा, संसद सदस्यों
तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से जुड़े मामले भी मूल अधिकारिता या आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। किसके? उच्च न्यायालय के। तो हमने देखा कि मुख्यतः मूल अधिकारिता या आरंभिक अधिकारिता जो उच्च न्यायालय की होती है उसके अंतर्गत 3 विषय आते हैं। पहला, अगर नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित कोई विषय हो। दूसरा हमारा आता है कि अगर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधि का सर्वान जो प्रश्न है उसकी व्याख्या करने की बात आती हो। और तीसरा, संसद सदस्यों या राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से जुड़े हुए मामले हो। उसके बाद दूसरे प्रकार की उच्च न्यायालय की शक्ति है रिट अधिकारिता। जैसा कि हम जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है रिट अधिकारिता के संबंध में 5 प्रकार के रिट जारी होते हैं। हमने अपनी सर्वोच्च न्यायालय वाली वीडियो में इसके बारे में विस्तृत अध्ययन किए हैं। वैसे ही रिट अधिकारिता के मामले में उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत यह अधिकार प्राप्त है। ये क्या करते हैं इनको देखें। रिट अधिकारिता अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, किसी अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण या राज्य के किसी अधिकारी को क्या क्या जारी कर सकता है? रिट जो 5 प्रकार की होती है। आदेश, आर्डर और निर्देश, डायरेक्शन जारी कर सकता है जो नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु आवश्यक हो। मतलब अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय किसको? अधीनस्थ न्यायालय को, अधिकरण को या राज्य के किसी अधिकारी को रिट, आदेश या निर्देश जारी कर सकता है। किसके संबंध में? जो नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए आवश्यक हो। हमारी वीडियोस को अगर और ज़्यादा स्पष्ट रूप से समझना है और एक विषय में, पॉलिटी विषय में अपनी समझ को विकसित करनी है तो उसके लिए हमारा आपसे आग्रह है कि आप इंडियन पॉलिटी की सभी कक्षाओं को प्रारंभ से देखें और अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में अपनी समझ को, अपने विषय के ज्ञान को एक मजबूत आधार दें। वो मजबूत आधार देने में सहायक होगा, ऐसा हमारा मानना है। उसके बाद तीसरे प्रकार की जो अधिकारिता है अपीलीय अधिकारिता। उच्च न्यायालय मुख्यतः अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों से संबंधित अपीलें सुनता है। ये जो अपीलें होती हैं वो फौजदारी की अपीलें हैं और सिविल दोनों से संबंधित अपीलों को यह सुनता है। उसके बाद अधीक्षण संबंधी अधिकारिता। अधीक्षण अनुच्छेद 226 जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 226 है उसके तहत उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों प्रकार के अधीक्षण की शक्तियाँ या अधिकारिता प्राप्त है। यह पूछता है कि उच्च न्यायालय को जो अधीक्षण की शक्तियाँ मिली है वो किस प्रकार की है, प्रशासनिक है या न्यायिक है, या प्रशासनिक तथा न्यायिक है या इनमें से कोई नहीं है। तो जो अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय को अधीक्षण की शक्तियाँ प्राप्त हैं वो दोनों प्रकार की शक्तियाँ हैं, न्यायिक शक्ति भी, न्यायिक अधीक्षण की शक्ति भी और प्रशासनिक अधीक्षण की शक्ति भी प्राप्त है। आगे जो हमारा अभिलेखीय न्यायालय की शक्तियाँ। अभिलेखीय न्यायालय जैसे हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट वाले वीडियो में पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट को भी अभिलेखीय न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। अभिलेखीय न्यायालय से हमारा तात्पर्य है कि हमारे उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार प्राप्त है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है। अभिलेखीय न्यायालय से तात्पर्य ये है कि जो इसके फैसले होंगे, जो इसके निर्णय होंगे वो लिखित रूप से अभिलेख के रूप में, प्रमाण के रूप में रखे जाएंगे और उससे संबंधित जो भी अधीनस्थ न्यायालयों में मामले सुनाए जाएंगे उनको उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किए जाएंगे। ये रही पहली बात। और दूसरी बात ये है कि अभिलेखीय न्यायालय की शक्ति प्राप्त होने से उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। अब न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति।
मूलतः हमारे संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है उच्च न्यायालय के संदर्भ में, लेकिन हमारे संविधान का अनुच्छेद 13, 32 और 226 आदि से न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति निगमित होती है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकार से संबंधित है, 32 भी मूल अधिकार के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो रिट जारी किया जाता है उससे संबंधित है, और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय द्वारा रिट अधिकारिता से संबंधित है। अब उच्च न्यायालयों को मुख्यतः निम्न चीज़ों से स्वतंत्रता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में उच्च न्यायालय को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कार्यकाल, वेतन, भत्ते आदि से सुरक्षा है, अर्थात उनके कार्यकाल में अचानक कटौती नहीं होगी। वेतन, भत्तों, छुट्टियों आदि मतलब में कटौती नहीं की जाएगी। अवमानना पर दंड देने का अधिकार, अगर कोई अवमानना उनका करता है, जैसा कि हमारे अनुच्छेद 215 अवमानना पर दंड देने का अधिकार, अनुच्छेद 215 आचरण पर बहस नहीं, अनुच्छेद 121 मतलब उच्च न्यायालय के आचरण पर संसद में बहस नहीं हो सकती है। अपवाद स्वरूप अगर किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया चल रही है तो उसमें इसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ठीक है, आइए इसको फिर से देखते हैं। आज हम उच्च न्यायालय विषय की दूसरी वीडियोस को देख रहे हैं, दूसरी कक्षा को। हमने इसके पहले उच्च न्यायालय के गठन, न्यायाधीश की नियुक्ति आदि से संबंधित चीज़ों को पढ़ा। आज हम न्यायाधीश की पदरिक्ति, न्यायाधीशों के क्षेत्राधिकार व शक्तियाँ और उच्च न्यायालयों को जो जो स्वतंत्रताएं दी गई है उसके बारे में बात कर रहे हैं। न्यायाधीशों की पदरिक्ति निम्न तरीकों से हो सकती है। 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर। दूसरा, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर। अगला, अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरण हो जाने पर। अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरण जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट से अगर उत्तराखंड हाई कोर्ट में किसी जज का ट्रांसफ़र हो जाता है तो यहाँ पे जो सीट वैकेंट हो जाएगा, इसकी बात ये कर रहा है। ठीक, उसके बाद साबित कदाचार या असमर्थता का दोषी पाए जाने पर संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के आधार पर उसे पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी उच्च न्यायालय में, अर्थात अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीजे अपने पद से 2-4 दिन की छुट्टी पर है या किसी कारण वो पद पर कार्य करने के लिए असमर्थ हैं, तो तब तक के लिए मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश की जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति करेंगे, और वो जो मुख्य यहीं का क्या होगा, जस्टिस होगा। ठीक, अगला उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार व शक्तियाँ, मूल या आरंभिक अधिकारिता की बात करेंगे। नागरिकों के मूल अधिकारों से प्रवर्तन से जुड़े मामले इसके अंतर्गत आएंगे। विधि का सारवान प्रश्न होने पर व्याख्या करता है हमारा हाई कोर्ट, और संसद सदस्यों तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से जुड़े मामले लिए जाते हैं। रिट अधिकारिता, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण या राज्य के किसी अधिकारी को ऐसी रिटे, आदेश या निर्देश जारी कर सकता है जो नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु आवश्यक हो। अपीलीय अधिकारिता, उच्च न्यायालय मुख्यतः अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय से संबंधित अपीलें सुनता है। अधीक्षण संबंधी अधिकारिता, न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों प्रकार के अधीक्षण की शक्तियाँ या अधिकारिता प्राप्त की गई है। यह अनुच्छेद 227 में विहित है। अभिलेख न्यायालय की शक्तियाँ, अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है, उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है। न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति, अनुच्छेद 13, 32 तथा 226 आदि से न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति निगमित होती है। मूल संविधान में इस शब्द का प्रयोग नहीं था। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का मूल संविधान में इस शब्द का कहीं प्रयोग है, उल्लेख है, तो नहीं। फिर ये कहाँ से निगमित होता है, कहाँ से कार्य करता है, तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 13, 32 और 226। ठीक, अब उच्च न्यायालयों को स्वतंत्रता दी गई है।
न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कार्यकाल, वेतन, भत्तों आदि की सुरक्षा और मानना पर दंड देने का अधिकार, अनुच्छेद 215। और आचरण पर बहस नहीं होगा, 221। अगर संसद में किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया अगर चल रही है और उस समय उस विशेष न्यायाधीश के संबंध में चर्चा हो रही है तो आचरण पर बहस के अंतर्गत नहीं आएगा, अर्थात वो अनुच्छेद 121 के तहत उसको नहीं लिया जाएगा। अब हम अपने आगे वाली वीडियोस में अगली कक्षा में हम अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में पढ़ेंगे। अधीनस्थ न्यायालयों में हम पढ़ेंगे आपका जनपद या सत्र न्यायालय की बात करेंगे। आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा गंभीर छात्राओं और छात्रों तक पहुंचाने की कृपा करें, यह हमारा आपसे निवेदन है। आप लोग हमारे साथ बने रहें, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। आप लोगों को हमारी कक्षाएं कैसी लग रही है या और इसमें क्या क्या सुधार होने चाहिए, इसके बारे में कृपया करके कमेंट बॉक्स के द्वारा या फ़ोन के माध्यम से हमें बताएं। आपके सुझाव हमारे लिए निवेदित है। आप लोग हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।